अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हमने कल का जो टेस्ट था FLP का, जिसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स भी हुए हैं, वो डिस्कस भी करना है और साथ में जो कल टॉपिक रह गया था छोटा सा, वो भी डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आप लोगों ने नमाज वगैरह पढ़ ली होगी, लंच वगैरह कर लिया होगा, फ्री वगैरह हो गए होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कल का टेस्ट डिस्कस करना, और साथ में हम आज जो कल का टॉपिक रह गया था उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, आज 6 बजे बायोलॉजी का ही नेक्स्ट टेस्ट है। सेल डिवीजन में से आज टेस्ट है, तो मैं पहले सिलेबस लिख देता हूँ आज के टेस्ट का। आज का जो टेस्ट होगा, मैं यहाँ पे सिलेबस जो है वो लिख रहा हूँ। सिलेबस ऑफ टूडेज टेस्ट, सेल डिवीजन के अंदर जो कुछ आपको पढ़ाया है, सारा चैप्टर जो आपका सेकंड ईयर से सेल साइकिल है, वो आपका आज के टेस्ट का सिलेबस है। ठीक है, आवाज़ बढ़ा लिया करें ना। सो टाइमिंग वही है, 6 बजे ही है टाइमिंग आपकी, 6 बजे ही है टेस्ट की। और अच्छी तरह आप लोगों ने सेल साइकिल को तैयार करना है, और 6 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 6 बजे तक आपके पास बहुत टाइम है। अच्छी तरह आप लोग उस साइकिल के चैप्टर को तैयार करें। माइटोसिस, मियोसिस, सारे जो कॉन्सेप्ट्स आपको दिए थे, सारे अच्छी तरह पढ़ लें। ठीक है, चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। कल के टेस्ट के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं? हाँ जी बच्चों, कल के टेस्ट के बारे में आप लोगों के क्या ख्यालात हैं? हाउ वाज द टेस्ट? मुझे सुनने में आया कि बहुत जो है गड़बड़ थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी जितनी जो है वो बन गई। तो क्या लगता है आपको? सर कैमरे की क्वालिटी हल्की क्यों हो गई है? बेटे कैमरे की क्वालिटी हल्की नहीं हुई, आपकी वीडियो की क्वालिटी हल्की हो गई है। सर प्लीज़ 8 बजे टेस्ट लें। 8 बजे टेस्ट लेंगे तो फिर मिस्टेक्स जो हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर वो हम ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेस्ट जो है 6 बजे ही होगा। 3 बजे तो आपकी क्लास खत्म हो जाती है, 3 घंटे होते हैं आपके पास स्कूल से टेस्ट लें। वर्कशीट टेस्ट के बाद होगी, वो फिर FLP में आपके काम आएंगे। ठीक है जी, आज के टेस्ट की मैंने की खुद बनाई है, खुद बना के की सेंड की है। सो डोंट वरी, आज मैंने मुकम्मल तौर पर की वगैरह हर चीज़ जो है वो सेट की है। सर बायो में ज़्यादा इशू नहीं थे। ठीक है, 2-3 थे इशू, तीन इश्यूज थे मैंने देखा था, तो उन 3 इश्यूज को भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। चलें जी, 3 रॉन्ग की वाले थे, मैं भी यही कह रहा हूँ 3, मैंने कब कहा कि ज़्यादा थे। तो हाँ, परेशान ना हो, सारे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज वाले जो है वो मैंने सारे खुद बना के की भी खुद सेंड किए आप लोगों के लिए, खुद जो है बैठ के कंपोज किए हैं। तो अब मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? तो बिरयानी तो मिलनी नहीं। चलें डिस्कस करते हैं। अच्छा था सर, बट 4 MCQs रॉन्ग थे जी, मैं भी यही कह रहे हैं काको, 3 से 4 MCQs में गलती थी। चलें डिस्कस कर लेते हैं। तमाम लोगों ने फोकस करना है, कल का टेस्ट मैं डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करें बच्चों। सर ऐसे हम रेस्ट नहीं कर पाते, और यूं क्या होता है कंटिन्यूसली नहीं पढ़ा जाता। प्लीज सर टाइमिंग 8 बजे करवा दें। 7 बजे छुट्टी हो जाती है मैनेजमेंट के स्टाफ को, और अगर टेस्ट में कोई मसला आता है तो फिर वो घर बैठ के कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कल इशूज आए, अगर 8 बजे टेस्ट होता तो हमें ना पता चलता। 6 बजे हम यहीं होते हैं, इसलिए हमें पता चल गया, तो इसलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह ताला आपको, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। चलें जी, मैं आपके कल के टेस्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, सो परेशान नहीं होना। अगर कोई इस तरह की गलती होती भी है तो टीचर्स हैं ना आपके पास डिस्कस करने के लिए, हर चीज़ जो है वो आप लोगों की सॉल्वेबल होती है। सो परेशान बिल्कुल नहीं हुआ करें, घबराया ना करें, हर चीज़ का सल्यूशन रखा होता है।
कोई भी प्रॉब्लम ऐसे नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो, ठीक है। इफ वन चेन ऑफ डीएनए डुप्लेक्स इज 5 to 3 अदर विल बी, अच्छा ये विन भी लिखा हुआ, विल भी आना था, तो सिंपल है, अगर एक चेन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरी चेन जो होगी डीएनए की ऑब्वियसली वो क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, इसीलिए हम इसको एंटी पैरेलल कहते हैं। 3 to 5 इसका आंसर है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेमी कंजर्वेटिव replication, the sequence of is conserved after the original is conserved after one round of replication the itself not। हाय हाय हाय, इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी जो है ना वो मिस्टेक हो गई थी। याद रखें बच्चों कि डुप्लेक्स का जो सीक्वेंस होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये डीएनए है, इसी को आप डीएनए समझे, जब इसकी रेप्लिकेशन होनी होती है तो इसमें जो जीन्स का सीक्वेंस होता है, जीन्स का जो सीक्वेंस होता है, सपोज ये सीक्वेंस है टी जी टी ए, ये सपोज करें ये सीक्वेंस है, ये क्या है, सीक्वेंस, ये डीएनए के एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस है, इसके साथ दूसरा स्ट्रैंड इसका ऑपोजिट होगा, इस सीक्वेंस को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो डीएनए का डुप्लेक्स है, ये जो डीएनए का डुप्लेक्स है ना, इटसेल्फ डुप्लेक्स जो है ना ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव के मुताबिक सीक्वेंस कंजर्व्ड रहता है, सीक्वेंस नहीं बदलता, जीन्स नहीं बदलती, लेकिन डुप्लेक्स जो है ना वो अनजिप होता है, अनजिप होकर नया डॉटर मॉलिक्यूल बनता है जिसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट का और एक डॉटर का स्ट्रैंड होता है। सो इसलिए एक चीज कंजर्व्ड है और एक चीज कंजर्व्ड नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सो इसका आंसर है डुप्लेक्स। इसमें ना 2 ब्लैंक्स थी, लेकिन वो ब्लैंक्स यहां से खत्म हो गई, तो यहाँ आना था सीक्वेंस ऑफ डुप्लेक्स इज कंजर्व्ड, और उसके बाद डुप्लेक्स इज इटसेल्फ इज नॉट कंजर्व्ड। सो सीक्वेंस को मैं मुकम्मल आपकी लाइन के मुताबिक लिख रहा हूं, सीक्वेंस ऑफ डुप्लेक्स जो होगा वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, यानी जीन्स की जो तरतीब होगी, न्यूक्लियोटाइड्स की जो तरतीब होगी वो प्राइमरी है, वो कंजर्व्ड रहती है, वो कंजर्व्ड, ये लिख लें कभी आपको काम आएगा। सीक्वेंस जो होता है डुप्लेक्स का वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वो कंजर्व्ड रहता है, लेकिन जो डुप्लेक्स है इटसेल्फ डबल स्ट्रैंडेड है, वो कंजर्व नहीं रहता सेमी कंजर्वेटिव के अंदर, नॉट कंजर्व्ड, नॉट कंजर्व्ड। ये किसके अंदर है, दिस इज इन सेमी कंजर्वेटिव, और अगर दोनों चीजें कंजर्व्ड हो तो फिर वो कंजर्वेटिव मॉडल होता है। चलें जी, आज के टेस्ट की डिस्कशन के लिए आप लोगों की क्या नाम है, चैट को भी हाइड कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे बात नहीं आ रहे हैं। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट है इन सेमी कंजर्वेटिव replication the two strands of duplex separate out, each acting as a or along with the nucleotides are arranged, thus giving rise to 2 new duplexes। इसके जो जवाबात हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा गलतियां, कॉपी और माउल्ड, कास्ट और माउल्ड, मेड और माउल्ड, मॉडल और कॉपी। इन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना दोनों, वो दोनों स्ट्रैंड्स मॉडल के तौर पर एक्ट करते हैं, और उसी मॉडल को ही हम जो है वो क्या नाम है, टेम्पलेट भी कह सकते हैं। तो इसके जवाबात ही बिल्कुल ही गलत लगे हुए, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है। चलें जी, सो दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं जब ये अनजिप होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए का डुप्लेक्स है, जब ये अलग होते हैं तो दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग मॉडल के तौर पर एक्ट करते हैं, अलग अलग मॉडल के तौर पर, अलग अलग टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करते हैं। ये अलग टेम्पलेट है और ये अलग टेम्पलेट है, इसको हम मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है। लें जी,
उसके बाद द प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, मैंने आपको बता दिया प्राइमरी कंजर्व रहता है, सेकेंडरी कंजर्व नहीं रहता, तो आंसर होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर इज कंजर्व्ड। ये भी मैंने अभी आपको बताया, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस तब्दील नहीं होता, लेकिन डुप्लेक्स जो है वो पैरेंटल और डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। The conservative model of DNA replication stated that the parental double helix would remain intact. Remain intact का मतलब है conserved। तो कंजर्वेटिव के मुताबिक डीएनए का कंप्लीट डबल हेलिक्स पूरे का पूरा कंजर्व्ड जो है वो रहता है। कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक अगर मैं यहाँ लाइन लगाऊं तो कंजर्व्ड रहता है प्राइमरी स्ट्रक्चर भी और दूसरा भी कंजर्व रहता है, मीन डुप्लेक्स खुद भी कंजर्व्ड या इंटैक्ट रहता है। सो दोनों चीजें कंजर्व्ड है, इसलिए इसका नाम कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन है। ठीक है, चलें जी। उसके बाद नेक्स्ट है, इन दिस मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन द पेरेंटल डीएनए वुड बिकम कंप्लीटली डिस्पर्स। जब कंप्लीटली डिस्पर्शन हो जाती है, सारी डीएनए की जो चीजें होती है वो टूट फूट जाती हैं, सो उसको बच्चों डिस्पर्सिव कहते हैं। इसका भी जवाब गलत लगा हुआ है, डिस्पर्सिव कहते हैं। नेक्स्ट है, मेस्लन एंड स्टाहल interpreted that after the first round of replication each daughter DNA duplex was hybrid possessing one of the strands parent molecule and one heavy and one light। जब आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में मेस्लन और स्टाहल एक्सपेरिमेंट से चेक किया तो 20 मिनट के बाद जो पहली रेप्लिकेशन थी उसके बाद जो आपका स्ट्रैंड बना था उसमें एक स्ट्रैंड 15 वाला था और एक 14 वाला, सो एक हैवी और एक लाइट, ये हाइब्रिड डीएनए कहलाता है। हाइब्रिड डीएनए में एक हैवी और एक लाइट स्ट्रैंड होता है। सो 20 मिनट के बाद एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है। ओके, तो एक हैवी और एक लाइट। इन मेसन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट F1 जनरेशन डीएनए वाज, बता दिया F1 जो है 20 मिनट के बाद आती है उसको हम हाइब्रिड डीएनए कहते हैं। F1 में जो सबसे पहली रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए आता है। देयर आर डीएनए पॉलीमरेजेस इन बैक्टीरिया, 3 सबको पता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3, तीनों के फंक्शंस आपको मैंने लिखवाए हैं। इन बैक्टीरिया पॉलीमरेजेस इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन 1 and 3 जो है ना ये डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आपको मैंने वीडियो दिखाई थी ना, जब उस वीडियो के अंदर भी डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो पॉलीमरेज 3 करवा रहा था, लेकिन जो आरएनए प्राइमर की रिप्लेसमेंट है वो कौन करवा रहा था, डीएनए पॉलीमरेज 1। 2 जो है ना वो तब आता है जब रिपेयरिंग करनी हो, जब ठीक करना हो। सर जरूरी तो नहीं है पहला स्ट्रैंड ही हैवी हो, जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे ऊपर वाला जो मीडियम था वो हैवी मीडियम था, सो पहला हैवी है तो पहला ही हैवी होगा। ठीक है, राइट लेफ्ट आप चेंज कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले चूंकि हैवी मीडियम में ग्रो करवाया था इसलिए पहले हैवी है, बाद में लाइटर मीडियम में शिफ्ट किया था, शायद आपको याद हो। इस तरह से पहले 15 नाइट्रोजन 15 में था और फिर इसको शिफ्ट किया था 14 वाले में, तो पहले हैवी था इसलिए पहले मैं हैवी नाम ले रहा हूं। द ट्रू इकोलाई नहीं है, इकोलाई है, इकोलाई रेप्लिकेटिंग एंजाइम सबको पता है, जो मेन एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है। उसके बाद द एंजाइम इज अ डायमर एंड कैटलाइजेस द रेप्लिकेशन ऑफ वन डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये ही डायमर होता है, इसकी राइट साइड लेफ्ट साइड जैसी होती है, थोड़ा सी फर्क के साथ, लेकिन 2 साइडें इसकी होती हैं, तो इसको डायमर 2 पार्ट्स वाला एंजाइम कहा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट, ये मैंने नखरे लिखवाए थे, किसी ने याद किए हो नखरे। डीएनए पॉलीमरेज क्या नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता, इनिशिएट प्राइमेज करता है प्राइमर बना के, सो इनिशिएट ये नहीं करता, तो बच्चों कौन करता है, प्राइमेज इनिशिएट करता है। पिक अप द चॉइस दैट इज इनकरेक्ट अबाउट आरएनए प्राइमर। अल्फा देखें जी, कंस्ट्रक्टेड बाय प्राइमेज, ये बिल्कुल ठीक है। 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड, ये भी ठीक है।
कॉम्प्लीमेंट्री टू पेरेंट डीएनए टेम्पलेट बिल्कुल ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ही प्राइमर जो है वो लगेगा। कंस्ट्रक्टेड बाय आरएनए पॉलीमरेज, ये गलत है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ने आरएनए बनाना है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, यहाँ पे ये वाला प्राइमर प्राइमेज ने बनाना है। सो डेल्टा ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। ले जी नेक्स्ट चलें। डीएनए पॉलीमरेज 3 रिकॉग्नाइजेस एंड एड्स द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। जब भी डीएनए पॉलीमरेज काम करता है सो वो प्राइमर को, ये जो यहाँ पे प्राइमर लगा था छोटा सा, उसको जो है ना वो रिकॉग्नाइज करता है और उसके 3 प्राइम एंड पर फिर काम शुरू कर देता है। सो प्राइमर के बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 काम शुरू करता है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये प्राइमर को ही पहचानता है और उसके 3 प्राइम एंड पर नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देता है। और इसका ये नखरा है कि ये सिर्फ 3 प्राइम पे ऐड कर सकता है, बहुत नखरीला है जी आप लोगों की तरफ। इन डीएनए रेप्लिकेशन द रिप्लेसमेंट ऑफ डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, मैंने बहुत दफा लिखवाया है, रिप्लेसमेंट जो होती है आरएनए को निकाल के उसके अंदर डीएनए को इंसर्ट करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम है। उसके बाद रेप्लिकेशन ऑलवेज प्रोसीड्स इन, ये तो सिंपल सा आंसर है 5 to 3, और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी 5 to 3 होती है। राइबोसोम जब मूव कर रहा होता है ट्रांसलेशन के वक्त वो भी 5 to 3 है। सो जो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डायरेक्शंस हैं, इनमें नॉर्मल इमेजर डायरेक्शन 5 to 3 होती है। बिकॉज द 2 पेरेंटल स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए आर द न्यू स्ट्रैंड्स आर ओरिएंटेड इन डायरेक्शन। अच्छा, इसमें से भी ब्लैंक जो है ना वो खाली। तो सबको पता है डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल और ऑपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं और ऑपोजिट। एंटी पैरेलल का मतलब है एक 5 to 3 होता है और एक 3 to 5, और ऑपोजिट का मतलब है ए के सामने टी आता है, जी के सामने सी आता है, और फिर सी के सामने जी आता है, ए के सामने टी आता है। तो ये ऑपोजिट भी है, साथ साथ एंटी पैरेलल भी है। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट। उसके बाद पिक अप द चॉइस दैट इज not true with respect to DNA replication. New strands grow in different direction, बिल्कुल ठीक है, एक इस तरफ और एक away from replication. Leading strand towards replication 4, ये भी ठीक है। Leading strand grow continuously, ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या हुआ, not true कौन सा हुआ, डेल्टा। Lagging strand discontinuously grow करता है, so ये not true है, ये true नहीं है, so यही आपका आंसर होगा। उसके बाद है जी The lagging strand of DNA elongates, सिंपल सा आंसर है discontinuously away from replication fork, discontinuously away from replication fork। ये अगर बना के दिखाऊं आपको replication fork, तो ये replication fork है ऐसे, ठीक है जी, ऐसे ये replication fork है। तो लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क ग्रो करता है, और लैगिंग जो है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क ग्रो करता है। तो दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क। और डिसकंटिन्यूअसली क्यों, देखें छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में ये बनता चला जा रहा है। नेक्स्ट है जी द लेंथ ऑफ ओकाज़की फ्रेगमेंट्स इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में छोटी लेंथ होती है 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड। ले जी, उसके बाद नेक्स्ट है इट इज इनिशिएटेड व्हेन द एंजाइम्स आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज आना था, पॉलीमर हो गया जी, पॉलीमरेज बाइंड्स टू पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट कॉल्ड अ प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है, दोबारा बता देते हैं आपको। अगर एक जीन है, ये एक जीन है, ठीक है, ये कोर जीन होगी, मेन जीन होगी, और जीन के इस तरफ प्रोमोटर होता है, ये अपस्ट्रीम होता है। जीन से पहले जो सीक्वेंस होता है उसको अपस्ट्रीम कहते हैं, याद रख लें। ये माइनस के अंदर शो किया जाता है, माइनस के अंदर, -1 यानी एक न्यूक्लियोटाइड पीछे, -2 2 न्यूक्लियोटाइड पीछे, -3 3 न्यूक्लियोटाइड पीछे। और जीन के बाद वाला जो रीजन होता है टर्मिनेटर, टर्मिनेटर, ठीक है, इसको डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, और इसको हम प्लस के साथ लेके लिखते हैं, प्लस के साथ, ठीक है, +1 +2 +3।
तो जीन से पहले अपस्ट्रीम है, प्रोमोटर है, और जीन के बाद टर्मिनेटर है। और समटाइम टर्मिनेटर को हम जीन के साथ ही काउंट कर लेते हैं और इसके बाद डाउनस्ट्रीम स्टार्ट करते हैं। कुछ बुक्स में डाउनस्ट्रीम इधर से शुरू हो जाता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, तो इसका आंसर है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट is the second step of central dogma is the transfer of information from second step जो है ना वो ट्रांसलेशन होता है। फर्स्ट स्टेप आपको पता है डीएनए टू आरएनए होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन है। सेकंड स्टेप आरएनए टू प्रोटीन होता है, ये ट्रांसलेशन है। ठीक है जी, ले जी नेक्स्ट है जी, द टू स्टेप्स ऑफ सेंट्रल डोगमा प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ, इसका भी आंसर गलत था। सेंट्रल डोगमा मैंने आपको बताया है जीन एक्सप्रेशन के लिए हम स्टडी करते हैं। सेंट्रल डोगमा का मतलब ये है कि जब जीन एक्सप्रेस होती है और उससे जाके प्रोटीन बनती है जाके। सो जीन एक्सप्रेशन जो है ना ये सेंट्रल डोगमा के असूल पर काम करती है। डैश और लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए दैट ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम एंड टू ट्रैवल टू राइबोसोम। सो मैसेंजर आरएनए बनते हैं डीएनए से। सो आंसर है चार्ली। मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनते हैं और फिर राइबोसोम के पास जाते हैं और उन्हें जाकर बताते हैं कि भाई इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन चेन तैयार करें। सो आंसर है चार्ली, मैसेंजर आरएनए, डीएनए। नेक्स्ट है, ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड, क्योंकि रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड्स की होती है, रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड्स की होती है, अनकॉलिंग भी दोनों होते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ एक की होती है जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसकी होती है, दूसरे स्ट्रैंड की नहीं होती जो कि कोडिंग स्ट्रैंड होता है। द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड, कोडिंग या सेंस, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट के साथ जो है वो बन रहा होता है आरएनए, सो उसकी जो मैचिंग होती है वो कोडिंग से हो जाती है, लेकिन कोडिंग खुद जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं होता है। सो कोडिंग, सेंस और जो नॉन कोडिंग होता है उसको टेम्पलेट भी कहते हैं और एंटी सेंस भी कहते हैं। इसके तीन नाम है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहां पर होती है, तो याद रखें आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट कॉल्ड प्रमोटर। प्रमोटर पे आरएनए बाइंडिंग होती है आरएनए पॉलीमरेज की, और वो फिर वहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। तो चार्ली ऑप्शन इसकी ठीक होगी। पिक अप द बाइंडिंग साइट विच प्रोमोटर ऑफ प्रोकैरियोट्स हैव, तो -35 एंड -10 यही वाले जो यूकैरियोट्स में होती है -75 एंड -25 पे होती है। मीन जीन से कितने न्यूक्लियोटाइड पीछे ये वाले सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। और ये नाम भी मैंने याद करवाया जो तू जैसा TTGSE और टाट TATATA, ठीक है। प्रमोटर साइट में ना स्पेसिफिक नहीं किया गया कौन सी प्रमोटर साइट है, आरएनए बाइंडिंग प्रमोटर, ठीक है जी, आरएनए बाइंडिंग साइट कॉल्ड प्रमोटर, ठीक है, पूरा स्पेसिफाई करना है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वो लगाते हैं। नहीं, नेक्स्ट है द -10 सीक्वेंस ऑफ प्रोकैरियोट्स रीड एज टाट टाट, ठीक है। -35 होता तो जैसा होता TTGSE। नहीं जी, तो हमारे MCQs खत्म हुए। अब अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें। हाँ जी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। क्लियर है कि कितने स्टेटमेंट्स की रॉन्ग थी बच्चों? सर ये क्या बात हुई, कौन सी बात बेटे? जी जी वैसा फरमाएं। जी जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, लिख लिया करें क्वेश्चन, अगर बीच में हो ना लिख लिया करें, ठीक है। देखिए अगर डिसेबल नहीं करेंगे ना तो कुछ बच्चे बहुत तंग करते हैं, ठीक है। 24 का आंसर क्या था, 24 कौन सा है MCQs लिखे, मैंने वो बंद कर दिया। आज के टेस्ट में कैंसर और माइटोटिक एरर्स रहने दे, वो ना करें अभी फिलहाल, बाद में मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। देखें अगर चैट बंद नहीं करेंगे ना तो स्मूथनेस के साथ हम पढ़ नहीं पड़ेंगे, ठीक है। सर सेकंड ऑप्शन समझा दें प्लीज एक बार, किसकी सेकंड ऑप्शन भाई?
पूरे एमसीक्यूज बताएं सर। जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उन्हें ब्लॉक करें। देखिए ऐसे नहीं होता, हमारे सब छोटे भाई हैं तो 4 की नहीं 3 एमसीक्यूज की रॉन्ग थी, ठीक है। चलें, आप टीचर के डिसीजन पे ऐसे नहीं कर सकते। मेरा डिसीजन है कि मैं चैट हाइड किया करूंगा, तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए मेरे साथ, दुआएं मिलेंगी आपको, सवाब भी मिलेगा। हाँ जी, क्लियर। बेटे क्वेश्चन पूछ लेना, मैं अब आपको टाइम दे तो रहा हूँ, अब आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, अब आप देखें एतराज कर रहे हैं मुझ पे। हाँ जी, जिसने अब क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखे, मैंने फाइल बंद कर दी है। सर मेरी तो हाइड नहीं होती चैट, मेरी खुली होती है। इसकी चैट क्यों खुली होती है जी? ये एक बच्चा वाकई कमेंट कर रहा होता है, सीरियसली आप चेक कर सकते हैं। 2 बच्चे हैं, एक नहीं 2। बेटा ये एमसीक्यूज का नंबर नाम मुझे बताएं, ठीक है। आप मुझे स्टेटमेंट बताएं, मैंने फाइल रख दी है। 2 स्टेप्स ऑफ सेंट्रल डोगमा मीन्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसका आंसर है जीन एक्सप्रेशन। 3 का आंसर क्या है भाई जान? 3 की स्टेटमेंट बताएं। सर सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट कैसे बनता है ट्यूब में? सीजियम क्लोराइड चूंकि आयोनिक कंपाउंड है, इसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो ट्यूब के अंदर वेरी करती है, नीचे ज्यादा होती है ऊपर कम होती है। फिर हम जो भी सैंपल बीच में डालते हैं वो सीजियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन के साथ अपनी कंसंट्रेशन मैच कर लेता है, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया। और कोई क्वेश्चन? अब देखें ना, अब एक चीज शुरू हुई है, सारे शुरू हो गए हैं। अब आप खुद बताएं क्या नाम है इसका? आरटीएम तहसीन। हाँ जी देखें बेटा जी, चेक करें ना जरा। अब आपको देखें सारे, अब इस तरह नहीं ना चल सकता, ठीक है। सर FLP3 को PDF ड्राइव पे अपलोड कर दें, ठीक है। मैं सारे कोशिश करूंगा अपलोड कर दूं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। इतनी जल्दी हमने डिस्कशन कर लिया बच्चे। डिस्कशन का मतलब यही है कि हम आपके क्वेश्चंस के ज्यादा से ज्यादा जवाब दें। हाँ जी, 29 की रॉन्ग थी क्या? 29 कौन सा है जी? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में इस स्ट्रैंड कैसे एक्ट करता है? टेम्पलेट या मॉडल, ठीक है, उसमें करेक्ट आंसर नहीं था। टेम्पलेट या मॉडल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सेमी कंजर्व द सीक्वेंस ऑफ कंजर्व डुप्लेक्स, इसमें दोनों में डुप्लेक्स ही आना, ठीक है। स्टेटमेंट ठीक नहीं लिखी हुई। सर टीयरने आलम बहुत कन्वे के 45 या 25 तरह अमाइनो एसिड 175 या 25 या 20, ये समझा देते हैं आपको। मोहम्मद, इसका आंसर डुप्लेक्स है, ठीक है। डुप्लेक्स का सीक्वेंस कंजर्व रहता है, लेकिन डुप्लेक्स इटसेल्फ कंजर्व नहीं रहता है। इस स्टेटमेंट में ब्लैंक्स आनी थी, वो ब्लैंक्स नहीं लग, जो है वो लग सकी, ठीक है। डुप्लेक्स दोनों में डुप्लेक्स ही आना था, ठीक है। बेटे आज का दिन से सिर्फ जो है ना वो डिस्कशन डे है, सो डोंट वरी अबाउट। हम लोग पहले ही बहुत आगे, हमने 5 चैप्टर तो पढ़ लिए हैं वैसे ही, ठीक है। वी आर वेरी वेरी फास्ट मूविंग गाइस। चलिए, और कोई क्वेश्चन? आपकी क्लास आपकी मर्जी। हाँ ये हुए ना अच्छे बच्चे। जो टीचर कर दे वही अच्छी चीज है। असाइनमेंट कौन कह रहे सबमिट करानी है अब तक? असाइनमेंट मुझे मैसेंजर पे भेज देना बस, ठीक है जी। हो जाएगा इंशाल्लाह ड्राइव पे अपलोड। चलें जी, अमाइनो एसिड्स के बारे में सुन लें। बच्चे ने क्वेश्चन किया बनाने के एक्चुअल में कितने अमाइनो एसिड होते हैं। हमारा एक सेल है ना, ये देखें, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर ना कई अमाइनो एसिड पड़े होते हैं, कि ये पड़ा हुआ है, कि ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, इन अमाइनो एसिड्स के कई फंक्शंस होते हैं। उनमें से एक फंक्शन है कि ये प्रोटीन भी बनाते हैं। मसलन अगर इनके ढेर सारे फंक्शन है, तो उनमें से एक फंक्शन जो है, उनमें से एक फंक्शन जो है वो प्रोटीन बनाना है। एक फंक्शन प्रोटीन बनाना है, ये चेक करें। ले जी, अब ये जो है ना बहुत ज्यादा। सर यहाँ तो ये ऑप्शन है डुप्लेक्स हेलिक्स, तो डुप्लेक्स डुप्लेक्स ठीक है बेटे, डुप्लेक्स 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 डुप्लेक्स।
नहीं जी, हम इस चैट हाइड कर दे। नहीं जी, ये समझ लें, बहुत प्रोटीन है। फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2, फंक्शन नंबर, एक फंक्शन इनका प्रोटीन बनाना भी है। दे मेक प्रोटीन्स, और इनके कई फंक्शंस होते हैं, पता नहीं किस किस चीज के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, किसी कई पाथवेज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और बड़े काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनका एक फंक्शन क्या है, प्रोटीन बनाना है। सो अमीनो एसिड हमारे सेल में 170 होते हैं, 170 में से सारे प्रोटीन नहीं बनाते, ठीक है, 25 प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, 25 प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और 25 में से भी जब हम प्रोटीन्स को खोल के चेक करते हैं तो हमें 20 ऐसे मिलते हैं जो मोस्ट अबंडेंट है, बाकी के 5 जो है ना वो बहुत रेयर है। यानी 25 को अगर हम तकसीम करें दो हिस्सों में, तो एक तो कैटेगरी 20 वाली आ गई, दूसरी जो है ना वो 5 है। 5 के हैं जी रेयर है, बहुत रेयर होते हैं। तो इसलिए आप 20 अमीनो एसिड्स को करेक्ट मानेंगे कि प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। बाकी के जो 150 अमीनो एसिड है, यूं समझे वो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल नहीं होते। इसी तरह ट्रांसफर आरएनए का जो कॉन्सेप्ट है कि वो कितने होते हैं सेल के अंदर, ट्रांसफर आरएनए सेल्स के अंदर 45 होते हैं, 45 होते हैं, 45 ट्रांसफर आरएनए की तादाद है। और इन्होंने 20 अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करना होता है, और हमें यह पता है कि एक ट्रांसफर आरएनए एक अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, फिर तो 20 होने चाहिए ना, ट्रांसफर 20 अमीनो एसिड्स, तो 20 होने चाहिए ना, बाकी 25 क्या कर रहे हैं। तो बच्चों याद रखो, एक अमीनो एसिड का एक कोड नहीं होता, कोडॉन ज्यादा होते हैं, कोडॉन जो है ना वो ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया था आर्जिनिन जो है ना, आर्जिनिन के 6 कोडॉन्स हैं, हर कोडॉन के लिए फिर क्या चाहिए होगा, अगर 6 कोडॉन है तो 6 ही क्या चाहिए होंगे, एंटी कोडॉन्स। सो एक से ज्यादा किस्म के ट्रांसफर आरएनए के पास 6 एंटी कोडॉन्स होंगे ना, तो इसके लिए 6 किस्म के ट्रांसफर आरएनए चाहिए। जब एक तरह का कोडॉन है तो एक तरह का ट्रांसफर आरएनए हरकत करेगा, दूसरा कोडॉन है दूसरा ट्रांसफर आरएनए, तीसरा कोडॉन है तो तीसरा ट्रांसफर आरएनए जिसपे एंटी कोडॉन है, लेकिन उठा वो आर्जिनिन ही रहे। यानी सेल में 6 तरह के ट्रांसफर आरएनए की ड्यूटी है कि वो आर्जिनिन को उठा के लाएंगे, क्योंकि उसके कोडॉन ज्यादा है। इसी तरह किसी के 2 कोडॉन्स हैं, किसी के 4 कोडॉन्स हैं, किसी का एक ही जो है वो कोडॉन है। इसलिए सेल के अंदर ट्रांसफर आरएनए वैसे 45 है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि एटलीस्ट कितने होने चाहिए, एटलीस्ट कितने होने चाहिए कि सेल काम सही करे, तो एटलीस्ट 20 होने चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 20 होने चाहिए तो काम चल जाएगा, ताकि 20 अमीनो एसिड के ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई वहां पे मौजूद हो। लेकिन एक्चुअल में होते कितने हैं, ज्यादा, ताकि ज्यादा कोडॉन्स हैं एक अमीनो एसिड के लिए, तो ज्यादा ट्रांसफर आरएनए एंटी कोडॉन वाले होंगे और वो उसी सेम अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेंगे। खोल दे। हाँ जी बच्चों, अब क्लियर हो गया कि 45 क्यों लिखा हुआ है और जहां 20 लिखा हुआ वहां क्यों लिखा हुआ है। 20 टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू अमीनो एसिड्स, यानी 20 तरह के अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करने वाले ट्रांसफर आरएनए हैं, लेकिन ट्रांसफर आरएनए एंटी कोडॉन्स के हिसाब से 45 टाइप्स के बन जाते हैं। अमीनो एसिड के हिसाब से अगर मैं कहूँ ये वाले 4 ट्रांसफर करते हैं सीरीन को, ये वाले 6 ट्रांसफर करते हैं आर्जिनिन को, ये वाला 1 ट्रांसफर करता है मिथ्यूनिन को, तो इस लिहाज से वो 45 बन जाएंगे। लेकिन देख रहे हैं कि जी 20 को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक तरह के अमीनो एसिड को एक से ज्यादा किस्म के ट्रांसफर आरएनए भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंटीकोडॉन। हाँ जी, किसने क्वेश्चन किया था, ये अदनान ने। देखिए एमसीक्यू में क्या मार्क करेंगे, स्टेटमेंट के मुताबिक अगर पूछा हो कि प्रेजेंट कितनी टाइप्स के होते हैं, सो प्रेजेंट 45 टाइप्स के होते हैं, और अगर ये पूछा हो कि वो ट्रांसफर कितने अमीनो एसिड्स को करते हैं तो फिर आपने 20 लगाना है, स्टेटमेंट के हिसाब से जवाब देना है, ठीक है। होते 45 हैं, ट्रांसफर 20 तरह के अमीनो एसिड्स को कर सकते हैं। कहां गया जी अदनान, क्लियर हो गया।
और अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर पर कोर्स तो 61 एक्सेप्ट 3 नॉनसेंस कोडॉन 45 61। अब ये बहुत ज्यादा लंबी डिटेल में चले गए हैं, वो अब फिर वॉबलर रूल आता है, वो मैं आपको नहीं समझा रहा, ठीक है। वो फिर एमएससी लेवल का क्वेश्चन आ गया। रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स इज कैटलाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1। हाउ पेप्टाइड बॉन्ड विल फॉर्म एट पेप्टाइडल साइट। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? एक का नाइट्रोजन और एक का कार्बन आपस में बाइंड करता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज के जरिए। चलें जी। द नंबर ऑफ मेजर लूप्स ऑन ट्रांसफर आरएनए, 3 मेजर लूप्स होती हैं जी, ठीक है जी। 3 मेजर लूप्स होती है, एक तो छोटी सी होती है ना, वो मेजर लूप नहीं होती, वो वेरिएबल लूप होती है। 3 मेजर लूप्स होती हैं। 4 नहीं है बेटे, 4 तो टोटल है ना, मेजर 3 है। सर एस फेज में है कि सेंट्रियोल डिवाइड होते हैं, तो अलग प्रोफेज में नहीं होता है। एस फेज ना, एस फेज में भी नहीं होते, वो प्रोफेज में भी नहीं होते, सेंट्रियोल G2 फेज में डिवाइड होते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया जी सारा कुछ। पानी पी लिया जाए। मैंने पानी चोरी कर लिया है टीचर असिस्टेंट का। चलें जी, क्रोमोसोम्स और एंड डीएनए को हमने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। इसकी वर्कशीट्स में से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर ले, और इसका जो हमने पहले टेस्ट लिया था उसमें से भी अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो कर ले, ठीक है। हमने वर्कशीट्स भी सॉल्व कर ली हैं। सर रेप्लिकेशन में डीएनए में कितनी फोर्क्स बन सकती हैं? क्या ट्रांसक्रिप्शन में भी कई सारी वेवल बन सकती हैं? बेटा ट्रांसक्रिप्शन तो खाली जीन की होती है, जिस जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो रही होगी वहां वहां बबल बन जाएगी, और एक वक्त में कई जीन से एक्सप्रेस हो रही होती है। एक हो रही है जी अली चौक में, एक भट्ट चौक में हो रही है, किसी और चौक में हो रही है। सो एक वक्त में एक जीन तो नहीं ना हो रही होती, कई जीन है। सो बबल्स तो जहां जहां जीन ट्रांसक्राइब हो रही है उधर उधर बन रही है। बाकी जो रेप्लिकेशन में डीएनए फोर्क्स कितनी बनती है, ये डिपेंड करता है कि ओरिजिन कितने हैं। जहां ओरिजिन होता है ना रेप्लिकेशन का, वहां पर फोर्क्स बनती हैं, ठीक है। अगर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो वो दोनों तरफ इस तरह से रेप्लिकेट करता चला जाता है, तो 2 फोर्क्स बन जाती हैं एक बड़े से डीएनए के अंदर। तो एक ओरिजिन से 2 फोर्क्स बनती हैं। In semi-conservative, two strands of duplex separate out, each acting as बता दिया था यार इसका क्वेश्चन भी। हाँ जी, अली चौक भट्ट चौक का मतलब ये है कि डीएनए बहुत लंबा है ना, उस पर कई जीन्स हैं, कुछ वहां पे हो रही हैं, कुछ उधर हो रही हैं, कुछ उधर हो रही हैं, ठीक है। सर लास्ट स्टेट में लीस्ट वर्ड नहीं था, इसलिए आंसर 45 वॉज राइट। यस, लीस्ट वर्ड नहीं था, यस, तो 45 राइट होगा। सेल साइकिल की वर्कशीट एफएलपी के लिए दूंगा मैं, ठीक है। वर्कशीटें देनी है तो फिर खुद से प्रैक्टिस नहीं ना होगी, पहले खुद से तैयार करें, टेस्ट दें, फिर वर्कशीट मिलेगी ताकि एफएलपी के लिए तैयार करें। क्यास्मेटा कितने बनते हैं होमोलॉग के दरमियान? क्यास्मेटा वेरिएबल बनते हैं। एटीपी राइबो न्यूक्लियोटाइड है या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है? देखें, ये पहचानने के लिए आप क्या किया करें कि एटीपी लिखा हुआ है कि डी एटीपी लिखा हुआ है। जब डी लिखा हो तो वो डीऑक्सी राइबो होता है, जब अकेला एटीपी लिखा हो तो वो राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज बाइंडिंग ऑफ, ठीक है, सिग्मा फैक्टर। अच्छा जी, माउल्ड या मॉडल, ठीक है, ये बुक में भी लाइन है, माउल्ड या मॉडल, उसका आंसर बन जाएगा। टू स्टॉप सिग्नल जीसी सीरीज ऑफ बेस पेयर इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। जीन है या डीएनए है, इनमें से कोई एक आंसर होगा वहां पे।
ये जो जीसी सीरीज होती है ना, ये डीएनए का पार्ट होती है, और जो हेयर पिन बनती है वो आरएनए के ऊपर बनती है। सर रेयर अमाइनो एसिड एसेंशियल होते हैं बेटा, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। सर हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स एट पी साइट ऑफ राइबोसोम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखें, एक कोडॉन एक वक्त में एक्सपोज होता है और कोडॉन पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सो पी साइड के ऊपर 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक्सपोज होंगे, कोडॉन एक ही एक्सपोज होगा। सर अगर सीएपी कैप में कार्बन एटम कितने होते हैं? कैप जो है ना वो 7 मिथाइल जीटीपी होती है, उसमें गिनने जाके 7 मिथाइल जीटीपी। जीटीपी का फॉर्मूला खोलें और उसमें से कार्बन नंबर गिन लें, या जीटीपी का फॉर्मूला सर्च कर लें, ठीक है। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए और कोई क्वेश्चन? आज के टेस्ट का टाइम 6 बजे ही है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अपीयर एट पी साइट एट एनी टाइम, 3 मैंने बता दी है, क्योंकि एक कोडॉन एक साइड पर आके एक्सपोज होता है, अपीयर होता है, हर कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सर ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर सब याद करने हैं जी, याद करने हैं जी, करेंगे तो फिर क्या नाम है, आपकी चीजें क्लियर होंगी। डिस्कशन इसी को ही कहते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक के ऊपर ही डिस्कशन लिखा हुआ है कि अपने सारे जो सवालात हैं वो क्लियर कर लें। हाइट चैट के बाद आपको टाइम देने का मकसद ही यही है। सर जेनेटिक कोड का टेबल करना है, टेबल पूरा ना करें, स्टार्ट कोडॉन याद करें, स्टॉप याद करें, और जिनके एक से ज्यादा कोडॉन्स हैं वो मैंने बता दें ना 6 जिनके वो याद कर लें, और यूनिवर्सलिटी ऑफ जेनेटिक कोडॉन याद कर लें। यूनिवर्सल है या नहीं है? यूनिवर्सल यस और नो। आमतौर पर ये यूनिवर्सल होता है तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसके कोडॉन्स यूनिवर्सल नहीं है, सो उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो आपने याद कर लेने कि आम कोडॉन में वो किसको कोड करता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो किसको कोड करता है। 2-3 यहाँ से एमसीक्यूज आपको आ जाते हैं। सिनेप्सिस कंप्लीट कहाँ होती है? अपनी फेज में होती है, ज़ैगोटीन में। सर जीटीपी प्लस 7 मिथाइल कार्बन का मतलब है 7 मिथाइल जीटीपी। ये इस तरह नहीं लिखते, 7 मिथाइल मतलब 7वें नंबर पर कार्बन नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है जी। चलें जी, और कोई आंसर? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वाले याद करने जी, बिल्कुल वो जो माइटोकॉन्ड्रिया और उसमें डिफरेंसेस है ना कि स्टार्ट कोडॉन है और वहां पे कुछ हो रहा है, वो आप याद कर लें। पहली बार तीनों सब की डिस्कशन हुई, तीनों सब की मतलब, अच्छा तीनों सब्जेक्ट्स की डिस्कशन कब हुई है? अभी तो मेरा पहला लेक्चर है, सबकी हो गई है। अच्छा, आज किसी ने भी कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया था, डिस्कशन डे, ठीक है। अगर क्रोमोसोम में स्टडी करना हो तो बेस्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल कौन सी होगी बेटे? मेटाफेज, ठीक है। मैं एक बार ना लैब में काम करता था, 2 साल पहले की बात है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर। वहां पे हम लोग ना बच्चों के क्रोमोसोम एनालिसिस करते होते थे, तो हम क्रोमोसोम देखने के लिए ना उसको क्रोमोसोम्स को मेटाफेज पे अरेस्ट करते थे। मेटाफेज पे ना उसको स्टॉप, सेल की डिवीजन को मेटाफेज पे स्टॉप करते रिएजेंट्स डाल के, तो मेटाफेज पे सही मोटे मोटे क्रोमोसोम हमें नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आज के टेस्ट में नेक्रोसिस नहीं, वो ना करें इंक्लूड, ठीक है। नेक्रोसिस और प्रोसेस ना करें। सो बेस्ट फेज कौन सी है जी? लेकिन डिपेंड करता है ना आप स्टडी क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप स्टडी क्रोमेटिन को करना चाह रहे हैं तो वो तो मेटाफेज में नहीं होगी, वो तो इंटरफेज में होगी, क्योंकि प्रोफेज और मेटाफेज में तो क्रोमोसोम बन चुके होते हैं। तो डिपेंड करता है कि स्टडी क्या करें। अगर वैसे क्रोमोसोम्स को स्टडी करना है, शक्ल देखनी है, एनालिसिस करना है कि क्रोमोसोम पूरे हैं या कम हैं, तो फिर जो है मेटाफेज बेस्ट है। मैं करता रहा हूँ लैब के अंदर, बड़े जो है ना ये महंगे टेस्ट हुआ करते थे उस वक्त ना। मोस्ट क्रिटिकल फेज माइटोसिस की एनाफेज ही है, मियोसिस की प्रोफेज 1 है। चलें और कोई क्वेश्चन?
सर रिकॉर्डेड लेक्चर डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल रिकॉर्डेड डिफरेंट होते हैं। आप इस तरह से हमसे बातचीत बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए इसमें खुली बातचीत जो हो रही। सर एक मिसकंसेप्शन है कि नॉर्मल सेल का क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड होते हैं। ये तो मैंने इतना लंबा एक्सप्लेन किया, आपने लगता है मेरा लेक्चर नहीं लिया। नॉर्मल सेल का क्रोमोसोम एस फेज में जाके 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल। चलें ये लिख लें, मैं बड़ी प्यारी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको याद रहेगी। पूरे सेल साइकिल के अंदर ना एस फेज से लेके एनाफेज तक जो क्रोमोसोम होता है, उस एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। वन क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि वो रेप्लिकेशन कर लेता है एस फेज के अंदर। रेप्लिकेशन जब करता है तो उसका मतलब ये होता है, ये एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है एस फेज के अंदर, वो इस शक्ल में आ जाता है, इस शक्ल में आ जाता है। सो ये एस फेज के अंदर हुआ है, तो ये एनाफेज तक इसी शक्ल में रहेगा। हाँ, एनाफेज से लेके दोबारा एस फेज होने तक वो अनरेप्लिकेटेड की शक्ल में रहेगा। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा लिंक दिया है, ट्रिक दिया, इसको आपने याद रखना। अब नहीं मेरा ख्याल है मिसकंसेप्शन होगी। ये भी क्रोमोसोम है, ये भी, इसको अनरेप्लिकेटेड कहते हैं, इसको रेप्लिकेटेड। ये रेप्लिकेशन अपनी करता ही, जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ी ना, पूरा रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव, 2 स्ट्रैंड अलग टेम्पलेट, वो सारा यही काम होता है। एक स्ट्रैंड और बन जाता है, एक क्रोमेटिड और बन जाता है। क्लियर हो गया जी। एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड होते हैं एस फेज से लेके एनाफेज तक, क्योंकि वो रेप्लिकेटेड होता है, और उसके अलावा एक क्रोमेटिड होता है। ओके सर, वन स्पिंडल में कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं? एक स्पिंडल में 2 किस्म के होते हैं, एक पोलर और एक काइनेटिक। और ओनली यूएचएस टॉपिक? जी बिल्कुल, यूएचएस टॉपिक ही होंगे। सर एनाफेज का दूसरा नाम रिडक्शन कर ले, रिडक्शन। सर फिर आप टीचिंग क्यों करने लगे? बेटे वो रिसर्च थी ना मेरी, टीचर तो मैं उस टाइम भी था, वो रिसर्च थी मेरी क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। जो 46 कहते हैं वो एक क्रोमेटिड वाले भी हैं और 2 वाले भी हैं। हमारे डिप्लॉइड सेल्स के अंदर, सोमैटिक सेल्स के अंदर जो डिप्लॉइड सेल्स हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है। हमारे जो डिप्लॉइड सेल हैं, ब्रेन सेल, किडनी सेल, लिवर सेल, इन तमाम सोमैटिक सेल्स की एस फेज से लेके एनाफेज तक 46 क्रोमोसोम्स होंगे रेप्लिकेटेड। 46 क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड होंगे, मीन 2 क्रोमेटिड वाले होंगे। और एनाफेज के बाद से लेके उस वक्त तो चूंकि कैरियोकाइनेसिस हो रही होती है, नया सेल जब बनता है तब से लेके एस फेज से पहले तक, मीन G1 फेज कह लें, G1 फेज के अंदर उसी सोमैटिक सेल के अंदर, उसी 2n सेल के अंदर 46 अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होंगे। टीलोफेज में इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि टीलोफेज तक तो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पड़े हुए होते हैं। सो नया सेल बनता है तो उसका G1 फेज स्टार्ट होता है। G1 फेज के अंदर उसके 46 ही होते हैं, लेकिन अनरेप्लिकेटेड। जैसे ही उसने एस फेज की रेप्लिकेशन हो गई, अब 46 ही पड़े हैं लेकिन रेप्लिकेटेड। और 46 रेप्लिकेटेड अपेरेंटली लगता है कि 92 है, क्योंकि क्रोमेटिड्स 92 हो जाते हैं। अपेरेंटली, नॉट एक्चुअली, अपेरेंटली लगता है, सॉरी अनरेप्लिकेटेड मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखना था। रेप्लिकेटेड जो 46 क्रोमोसोम है उनके क्रोमेटिड्स 92 हो जाएंगे, यानी अपेरेंटली ऐसे लगता है जैसे 92 क्रोमोसोम पड़े, लेकिन चूंकि अटैच है सेंट्रोमियर पे हर सिस्टर क्रोमेटिड, सो 92 क्रोमेटिड्स होंगे एनाफेज तक, 92 रहेंगे। फिर 46 एक साइड पे, 46 एक साइड पे चले जाएंगे, दोबारा से मेंटेन हो जाएंगे। सो यही तो खूबसूरती है सेल साइकिल की। सो 92 क्रोमेटिड्स होते हैं आफ्टर रेप्लिकेशन। यस, 92 क्रोमेटिड्स होते हैं आफ्टर रेप्लिकेशन। ठीक है, अच्छी तरह मैंने खोल के सारी चीजें के जवाब दिए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और आज का टेस्ट सेल साइकिल का अच्छा सा देंगे। तो मुझे कल तक के लिए इजाजत दें और अपना ख्याल रखें ढेर सारा। अगर तो समझ आई है तो रिव्यूज भी दीजिएगा।